नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द हॉन्टिंग पॉडकास्ट में। मैं पार्थ आज आपको सुनाने जा रहा हूँ खूनी खटोरे का तीसरा भाग। पिछले भाग में हमने ये जाना कि रवि अपने शहर चंदनपुर वापस आ चुका है। घर के बिजनेस और दूसरे कामों में अब उसका ध्यान लग चुका है, परंतु इसी दौरान घर में एक अनजान आकृति भी दिखाई देने लगी है। कुछ लोग उसे प्रेत बाधा कह रहे हैं और इस प्रेत बाधा का सबसे बड़ा शिकार छाया और सनी है। हाल ही में घर का नौकर प्रदीप उस प्रेत का शिकार हुआ है। अभी फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। इन्हीं सारी घटनाओं को देखकर छाया अपने सवालों का जवाब मीनाक्षी देवी से लेने उनके कमरे तक पहुंच चुकी है। पूर्व की घटनाएं जानने के लिए और पात्रों को समझने के लिए आप इसी चैनल में खूनी कटोरा पार्ट 1 और पार्ट 2 चेक कर सकते हैं। द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं खूनी कटोरे का तीसरा भाग। मीनाक्षी देवी ने छाया को अपने पास बुलाकर बिठाया और पूछा, क्या बताया प्रदीप ने इस कटोरे के बारे में तुम्हें? छाया बिना रुके बड़े ही आसान शब्दों में सारी बातें बता डाली और अंत में कहा, मुझे उनकी सारी बातें सच नहीं लगी। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि उनको सारी घटना नहीं मालूम, और मुझे मालूम है कि सिर्फ आप ही हैं जो इस घटना के बारे में एकदम सटीक और सही जानकारी मुझे दे सकती हैं। तो दया करके मुझे सारी घटनाएं विस्तार से बताएं और बताएं कि उस कटोरे के साथ और उस प्रेत के साथ हमारा क्या कनेक्शन है। मीनाक्षी देवी ने एक गहरी सांस ली और बेड के पास लगे चेयर पे बैठ गई। फिर उन्होंने कहा, हाँ तुम सही हो, प्रदीप को सब कुछ नहीं पता। उसे तो ये लगता है कि हम ये कटोरा अपने गांव ब्रिजनगर से लाए थे, पर वो एकदम गलत है। पर हाँ, ये बात सच है कि ये कटोरा हमारे लिए बहुत अजीज है। और क्यों ना हो, आखिर इसने हमारी किस्मत जो बदली थी। हमारी किस्मत बदली थी? ये बात छाया को कुछ समझ नहीं आई। मीनाक्षी देवी को ये समझने में देर नहीं लगी कि सारी बातें छाया के ऊपर से जा रही है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सारी बातें एकदम विस्तार से समझाती हूँ, एकदम पहले से, जब से ये घटना शुरू हुई थी। देखो छाया, आज जो तुम ये शानो शौकत, रुपया पैसा, मान सम्मान देख रही हो, पहले हमारे पास उसका रत्ती भर भी नहीं था। हम एक एक दाने के मोहताज रहते थे। हालत इतनी बुरी थी कि जिस दिन काम ना किया उस दिन हमें भूखा ही सोना पड़ता था। ये बात 27 साल पहले की है। तब हम चंदन नगर से 150 किलोमीटर दूर ब्रिजनगर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा परिवार पैसे से किसानी करता था। मेरे पति और मेरे ससुर जी पास ही के एक व्यापारी से खेतीबाड़ी के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, पर एक लंबे समय तक बारिश ना होने की वजह से पूरे गांव में सूखा पड़ गया। लेकिन व्यापारी अपने पैसे का लोभी था। उसको किसी भी हाल में अपना पैसा वापस चाहिए था, वो भी ब्याज के साथ। मेरे ससुर जी ने उसी चिंता में गले में फांसी लगा लिया और कुछ ही दिनों में व्यापारी ने हमारा खेत और हमारा घर दोनों हड़प कर लिया। हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा था। 2 जोड़ी कपड़े के साथ हम चंदन नगर आ गए। साथ में रवि भी था। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। ना रहने का ठिकाना, ना खाने पीने का कोई जुगाड़। शहर के एक झोपड़पट्टी में हम रहने लगे। वहाँ के गंदी और दूषित वातावरण में हमारा दम घुटता था, पर हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। जब तक तुम्हारे ससुर जी को कोई नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक हमें वहीं पर ही रहना था। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे ससुर जी को एक कॉन्ट्रैक्टर ने डेली लेबर का काम दिया। वो जितना काम करते थे उसी के हिसाब से उनको पैसा मिलता था। जिस दिन काम नहीं उस दिन पैसा नहीं। ज़्यादातर दिन हम खाली पेट ही रहते थे। हमें हमारी चिंता ज़्यादा नहीं थी। हमारी चिंता सिर्फ रवि को लेके थी। हम बड़े तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लेंगे, पर यह बच्चा भूख कैसे संभालेगा। शहर में ज़्यादा जान पहचान ना होने के वजह से हमें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। वैसे भी तुम्हारे ससुर जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय हमारे जीवन में दुखों के सागर का कोई अंत नहीं था। जिस तरफ देखो सिर्फ दुख और मजबूरी के काले बादल ही दिखाई दे रहे थे। उसी दौरान हम पर एक बिजली बरस पड़ी। रवि की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। पहले तो हमें लगा कि मामूली बुखार है, पर जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि उसको मलेरिया हो गया है। वैसे तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, पर वहाँ पर एक मामूली बेड लेने के लिए भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और हमारे पास वो भी नहीं था। कहाँ से लाते? जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, वो बेड के लिए कहाँ से पैसे लाएगा? डॉक्टर ने कहा,
जल्दी से बेड और दवाई का जुगाड़ कीजिए, वरना बच्चे की हालत और भी क्रिटिकल हो सकती है। मैं और तुम्हारे ससुर जी एक दूसरे को मजबूरी से भरे निगाहों से देख रहे थे और अपने दुर्भाग्य पर रो भी रहे थे। कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? कैसे होगा रवि का इलाज? अगर इलाज ना कर पाए तो क्या होगा रवि का? क्या रवि हमें छोड़ के चला जाएगा? यही सब सोचते सोचते मेरे आंखों से आंसू निकल आए, पर तुम्हारे ससुर जी दिल पे पत्थर रख के अपने आंसुओं को दबाए रखे। भला कैसे अपनी मजबूरी मेरे आगे दिखाते? समाज में तो मर्दों को ऐसे ही बनाया गया है कि वो रो नहीं सकते, अपना गम बता नहीं सकते, उन्हें अपनी मजबूरी छुपाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं छुपाएंगे तो उन्हें मर्द कौन कहेगा? उन्होंने मुझे कस के थाम लिया और कहा, देखो मीनू, रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दूंगा। मैं अभी जाके अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। बस इतना ही बोल के वो वहाँ से चले गए। मैं भी वहाँ हॉस्पिटल के फ्लोर पे बेबस बैठी रही और बार बार ईश्वर को अपने किए हुए व्रत उपवास का वास्ता देकर रवि को बचाने की दुआएं मांग रही थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलता हर आदमी हमारी बेबसी देख तो रहा था, पर कोई आगे बढ़ के हमारी मदद करे ऐसा नहीं था। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मैं कॉरिडोर में बैठे रवि के पिताजी का इंतजार करती रही और इसी तरह कई घंटे बीत गए। उसी समय किसी ने मुझे आवाज़ लगाई और आवाज़ सुनते ही जब मैं पलट के देखती हूँ तो मेरे सामने अनुपम खड़े थे और उन्होंने कहा, तुम मीनू हो ना, मनोहरपुर से? पहले तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, पर उन्होंने कहा, अरे मैं तुम्हारे गांव से हूँ, तुम्हारे गांव के स्कूल में पढ़ता था, उस समय तुम मुझे भैया बुलाती थी, कुछ याद आया? जब दिमाग पे थोड़ा जोर डाला तो याद आया, अनुपम नाम का एक लड़का मेरे मायके यानी मनोहरपुर में रहता था और वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था, पर आर्थिक तंगी के रहते उसका परिवार उसे आगे नहीं पढ़ा पा रहा था। थोड़ी अधिक कमाई के लिए पूरा परिवार शहर चला गया था। बीच बीच में उनका परिवार गांव आता था, पर मुझे ये देख के सबसे ज़्यादा आश्चर्य था कि अनुपम को मेरा चेहरा याद था। अनुपम भैया को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मेरी बुरी हालत देख के उनको पता चल गया कि कुछ तो बुरा हुआ है मेरे साथ। फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ है, यहाँ कॉरिडोर में क्यों बैठी हो? फिर मैंने उनको सारी बातें बताई। मेरी बातें सुनते ही अनुपम सीधा डॉक्टर के पास गए और कहा, इस बच्चे को एक बेड दीजिए, जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसका इलाज जितनी जल्दी हो सके शुरू कीजिए। ये जो लड़की बैठी है ना, वो मेरी बहन है। डॉक्टर ने कहा, अगर ये बात ये मुझे पहले बता देती तो अब तक मैं इलाज शुरू भी कर चुका होता, पर अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, मैं इलाज शुरू करता हूँ। उस समय अनुपम को देख के ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने किसी फरिश्ते को हमारे मदद के लिए भेजा हो। मैं उनके पैर पड़ गई और रोने लगी। अरे पगली, ये क्या कर रही है, पाप चढ़ाएगी क्या सर पे? बस इतना कह के वो मुझे कैंटीन की तरफ ले गए। उनको पता था कि बहुत दिनों से मैंने ढंग से कुछ नहीं खाया। कैंटीन पहुंचने के कुछ ही देर में मुझे पता चल गया कि इस शहर में अनुपम भैया का बहुत ही ज़्यादा रुतबा है। उस समय वो ज़्यादा सफल तो नहीं थे, पर हाँ, उनके नाम और उनकी बातों का मोल था उस शहर में। एक जवान वकील जो अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश कर रहा है और दिन रात लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। उस दिन हॉस्पिटल भी वो किसी की मदद के लिए ही आए थे। ये मेरा सौभाग्य था कि वो मुझे मिल गए। कुछ ही देर में रवि के पिताजी भी वहाँ पहुँच गए। बड़ी नम आंखों से वो मुझे देख रहे थे और कहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करो, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तभी अनुपम खड़े होकर बोले, अरे भाई, रोने की कोई ज़रूरत नहीं, इलाज शुरू हो चुका है, अब तुम बेफिक्र यहाँ पर बैठो। मैंने उन दोनों को एक दूसरे से परिचित करवाया। अनुपम को पहले से ही हमारे परिवार का बुरा हाल पता था। उन्होंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों को स्लम में रहने की, मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो, छोटा है पर अपना घर है, वहाँ पे रुको जब तक कि मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ नहीं कर देता। हर पल हम अनुपम के किए उपकारों के बोझ के तले दबते जा रहे थे। उस देवता स्वरूप इंसान के लिए मेरे मुंह से सिर्फ दुआएं ही निकल रही थी। रवि के ठीक होते ही
हम हॉस्पिटल से सीधा अनुपम के घर चले गए। अनुपम के घर में सिर्फ उनका बेटा ही था। उनकी पत्नी की मौत बहुत सालों पहले हो चुकी थी। रवि और सुबोध की उम्र लगभग आसपास ही थी और उन दोनों में दोस्ती होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद अनुपम रवि के पिता को लेकर रजत पटनायक के यहाँ गए। उस समय रजत पटनायक एक वार्ड मेंबर थे। जब अनुपम कॉलेज में थे तो रजत पटनायक उनका जूनियर था और उनको काफ़ी मान देता था। जब अनुपम भैया ने हमारी मजबूरी उनके सामने कही तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा एक नया ग्रोसरी स्टोर खुला है और मुझे वहाँ पर एक आदमी चाहिए, आप इन्हें वहाँ पर रखवा दीजिए, बाकी हम देखते हैं अगर आगे कुछ हो सकता है तो। अब हमें कमाई के लिए एक अच्छा स्रोत मिल चुका था। अब हमें दिन भर इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे ससुर जी उस ग्रोसरी स्टोर में दिन भर काम करते थे और उनको उसका अच्छा वेतन भी मिलता था। अनुपम का बेटा सुबोध दिन भर हमारे घर में ही रहता था। रवि और वो दिन भर खेलते रहते थे। एक समय ऐसा आया कि सुबोध मुझे माँ कहने लगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था और हमारा परिवार एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगा था। तभी हमारी खुशियों में किसी ने ग्रहण लगा दिया। एक दिन सुबोध गायब हो गया। 3-4 दिन तक तो वो मिला ही नहीं, पर जिस दिन हमें वो मिला हमारे तो होश ही उड़ गए। उसकी अधकटी लाश रेलवे स्टेशन के पास पड़ी हुई थी। किसी ने उसका गला काट के रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया था। ये दृश्य देखने के बाद अनुपम की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। वो अंदर से मानो टूट से गए थे। बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें संभाला था। हमें उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं लगा तो हम उन्हें अपने घर ले आए और वो कुछ दिन हमारे साथ ही रुके। कुछ दिनों के बाद उनकी हालत थोड़ी सामान्य होने लगी। इसी दौरान एक दिन तुम्हारे ससुर जी काफ़ी खुशी से उछलते हुए घर के अंदर आए और कहा, आज से हमारी सारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उनकी बातें सुनकर अनुपम और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, जानती हो, आज दुकान में एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा आए थे। बाबा जी मेरे बातों से और मेरे व्यवहार से इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद में ये कटोरा दिया और कहा, ये कटोरा तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ले आएगी। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इस कटोरे में कहना, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। पहले तो बाबा जी की बातें मुझे मजाक लग रही थी तो मैंने परीक्षा लेने के लिए कहा, ठीक है कटोरे, आजकल ग्राहक काफ़ी कम आ रहे हैं तो ग्राहकों की संख्या बढ़ा दो और जो शक्कर की बोरियां पड़ी है आज उन सबको खाली करवा दो। कुछ ही घंटों में दुकान में ग्राहकों की भीड़ सी लग गई। सबको शक्कर चाहिए था। शाम होते होते 20 बोरी शक्कर खाली हो गई। मैं ये देख के एकदम स्तब्ध रह गया। बाबा जी ने हमें कटोरा नहीं, हमारी किस्मत बदलने की चाबी दे दिया है। तभी मैं बोल उठी, जरा देना, मैं भी जरा देखूं तुम्हारी बातें सच हैं या झूठ। तभी तुम्हारे ससुर जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम मांगोगी तो ये कुछ नहीं देगा। बाबा जी ने कहा, ये सिर्फ मेरी ही बातें सुनेगा, किसी और के लिए कि सिर्फ साधारण कटोरा ही है। फिर मैं हंसते हुए बोली, अगर तुम्हारी बातें सच है तो इस कटोरे से मेरे लिए सोने के कंगन मांग के दिखाना। तुम्हारे ससुर जी बिना पलक झपके उस कटोरे को बोले, ए कटोरे, मुझे सोने के कंगन चाहिए। उन्होंने कटोरे से मांग तो लिया, पर 2 दिन बीत गए पर कोई सोने का कंगन मुझे नहीं मिला। तो मैंने तुम्हारे ससुर जी से कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ था वो संयोग था। अगर किसी व्यक्ति का इच्छा इस तरीके से पूरी हो जाती तो वो आदमी कभी मेहनत नहीं करता। मेरी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाजे में दस्तक दिया और मैं जब दरवाजे के पास पहुंची तो पोस्टमैन खड़ा था। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया? उसने कहा, क्या तुम्हारा नाम मीनाक्षी है? मैंने हाँ कहा तो उसने मेरे हाथों में एक 3000 रुपये का मनी ऑर्डर पकड़ा दिया। मैं एकदम हक्की बक्की होके उसके तरफ देखने लगी तो उसने कहा, महालक्ष्मी लॉटरी में तुम्हारा पहला नंबर लगा है। उसकी बातें सुनकर जैसे मेरे पाँव में पंख लग गए हो। मैं सीधा दौड़ते हुए तुम्हारे ससुर जी के पास गई और ये कहा, अरे ये देखो, 3000 रुपये का मनी ऑर्डर आया है, मेरी लॉटरी लगी है। तभी तुम्हारे ससुर जी हंस के बोले, देखा ना, कंगन का जुगाड़ हो गया। मैं एकदम निशब्द खड़ी हो गई। फिर वो दुकान के लिए निकल पड़े और जाते समय कहा,
हमारी किस्मत बदलने का समय आ गया है मीनू। ये कोई कटोरा नहीं है, इसे अलादीन का जिन ही मान लो। ये हमारे दुखी जीवन में खुशियों की किरण लेके आया है। पर ध्यान रहे, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए और किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर हो सके तो ये कटोरा छुपा के रखना, किसी के हाथों में लगने मत देना। सही मायने में कहूँ तो वो कटोरा हमारी किस्मत ही बदलने आया था। देखते ही देखते हमारी तरक्की होने लगी। हमने अपना खुद का व्यापार खड़ा किया और व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होने लगा। कारोबार और मुनाफा इतना ज़्यादा था कि हमें एक बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत पड़ने लगी। इसीलिए हमने अनुपम को अपने साथ जोड़ लिया और उस कटोरे का प्रभाव इतना तेज था कि अनुपम की किस्मत भी बदल गई। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा एडवोकेट बन गया। उनके दरवाजे के सामने लोगों की भीड़ लग गई। वो इतने बिजी रहने लगे कि वो सुबोध के बारे में भूल ही गए। अब हमारे जीवन में बस खुशियों की बारिश हो रही थी। गम के बादल दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहे थे। पर कहते हैं ना, कुछ लोगों को दूसरों की खुशियाँ फूटी आँख नहीं सुहाती, और हमारे साथ भी वही हुआ। किसी ने हमारे घर पे टोटका कर दिया। लोगों का मानना था कि ये काम प्रतिद्वंदी व्यवसायियों का है। कुछ ही दिनों में व्यापार में घाटा होने लगा और रवि भी मानसिक स्तर में थोड़ा बीमार रहने लगा। एक समय तो ऐसा आया कि हमें भी लगा रवि मानसिक रोगी हो चुका है। पर धन्य हो उस बाबा जी का जो हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि घर में प्रेत बाधा है। बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने उस प्रेत को एक बक्से में बांध दिया, पर उन्होंने कहा था कि किसी प्रिय वस्तु को उस बक्से के अंदर रखना पड़ेगा। तो हमने वो कटोरा उनके हाथ थमा दिया। अनुष्ठान के खत्म होते ही उन्होंने कहा, ये बक्सा घर से दूर कर दो या इसे जला दो। पर तुम्हारे ससुर जी ने कहा, इसके अंदर जो कटोरा है उसने हमारी किस्मत बदली है, उसको कैसे फेंक दूं? उसको अगर फेंक दिया तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। बाबा जी ने समझाने की कोशिश की, पर तुम्हारे ससुर जी नहीं माने। उन्होंने कहा, आप कुछ ना कुछ करके इस कटोरे को बचा लीजिए। तुम्हारे ससुर जी के जिद के आगे बाबा जी हार मान गए। उन्होंने मंत्रों और कुछ धागों के सहारे उस बक्से को बांध दिया और कहा, देखो किशनलाल, अभी के लिए तो मैंने उस पिशाच को इसके अंदर बंद कर रखा है, पर जिस दिन ये बाहर निकलेगा तुम्हारे घर पे मौत का सैलाब आ जाएगा। तुम्हारे ससुर जी ने कहा, मैं वो दिन कभी आने ही नहीं दूंगा, मैं ये बक्सा कभी खोलूंगा ही नहीं। पर वो ये बात भूल रहे थे कि होनी को टाला नहीं जा सकता। देखो, आज वो बक्सा खुल चुका है और घर में क्या चल रहा है। मीनाक्षी देवी की बातें सुनने के बाद छाया ने कहा, ऊपर वाले का दिया सब कुछ हमारे पास है। देखा जाए तो जरूरत से ज़्यादा है। अब हमें उस कटोरे की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों ना अब उसे हम फेंक दें या नष्ट कर दें। मीनाक्षी देवी छाया की बात समझ रही थी, पर अभी भी उनको सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए था। तभी घर के गेट के सामने रवि की गाड़ी की हॉर्न बज उठी। छाया बिना कुछ बोले वहां से चली गई और मीनाक्षी देवी किसी गहरी सोच के साथ अपनी जगह पे बैठी रही। रवि को देखते ही छाया ने प्रदीप का हालचाल पूछ लिया। रवि ने कहा, अभी तो वो आईसीयू में हैं, पर शाम तक उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर हो सके तो शाम को उनसे मिल के आ जाना, जरा हालचाल देख लेना। छाया ने कहा, आप भी मेरे साथ चलिए। तो फिर रवि ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। कुछ काम के वजह से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। लौटते समय देरी हो जाएगी, तो तुम अकेले ही चले जाओ। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार लंच करने के लिए बैठा था। पर यह क्या, आज मीनाक्षी देवी टेबल पर नहीं थी। तो फिर रवि ने पूछा, माँ कहाँ पर है? एक नौकर ने जवाब दिया, माँ जी ने कहा उनको भूख नहीं लग रही। तो रवि ने कहा, ठीक है, अभी उनका मन नहीं है, पर एक काम करो, उनके कमरे में खाना पहुँचा दो। अगर बाद में मन करे तो वो खा लेंगी। फिर रवि अपने काम के लिए बाहर चला गया, पर जाने से पहले उसने छाया को कहा, एक बार मामा जी के यहाँ चले जाना, मामा जी को कुछ बात करनी थी तुमसे। छाया ने कहा, ठीक है, साथ में सनी को भी ले जाना, बेचारा घर में रह के बोर हो चुका है। थोड़ा बाहर घूम के आएगा तो उसको अच्छा लगेगा। थोड़ी ही देर में छाया और सनी अनुपम के यहाँ थे। अनुपम ने छाया को कहा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है, जरा मेरे स्टडी में आना। छाया ने सनी को ड्राइंग रूम में खेलने के लिए छोड़ दिया और कहा, कोई भी चीज़ मत छेड़ना,
मैं अभी मामा जी से बात करके आती हूँ। छाया और अनुपम स्टडी रूम के अंदर चले गए। फिर अनुपम बिना किसी देरी के छाया को सारी बातें बताने लगे। देखो छाया, मैं बातें घुमा के करना पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम्हें डायरेक्ट कह रहा हूँ। हर साल इलेक्शन के टाइम हमारे तरफ से पार्टी फंड में पैसे जाते हैं, पर इस बार रवि ने ऐन वक्त पर पैसे देने के लिए मना कर दिया। इस वजह से रजत पटनायक काफ़ी गुस्से में है। अगर उनका गुस्सा जल्दी शांत नहीं हुआ तो हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। छाया मन ही मन बोल पड़ी, मुसीबत क्या कम थी जो एक नई मुसीबत गले पड़ गई। फिर अनुपम ने कहा, क्या सोच रही हो? छाया ने कहा, वही जो आप बोल रहे हैं, उसी के बारे में सोच रही हूँ। देखो छाया, किसी भी तरीके से रवि को समझाने की कोशिश करो। उसे समझाओ कि पार्टी फंड में पैसा देना कितना ज़रूरी है। अगर हमने पैसा नहीं दिया तो पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा। राजा से रंक बनने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। अनुपम अपनी बातें छाया को समझा ही रहे थे कि उसी समय सनी ने स्टडी में एंट्री की और कहा, मम्मी जल्दी चलो, आपको कुछ दिखाना है। सनी की इस हरकत से छाया एकदम गुस्सा हो गई। गुस्से में उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना चुपचाप खेलने के लिए। तुम्हें बताया था ना हम कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, हमें डिस्टर्ब मत करना। अनुपम ने शांत करते हुए कहा, अरे छोटा बच्चा है, गलती कर दी। क्या हुआ बेटा, क्या दिखाना है? यहाँ नहीं दिखा सकता, वो बाहर है, मेरे साथ चलिए। सनी छाया को खींचते हुए ड्राइंग रूम तक ले आया और ड्राइंग रूम में लगे हुए एक फोटो की तरफ उंगली करके कहने लगा, मम्मी पहचाना इसे? फोटो देखते ही छाया की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई और अनुपम ने पीछे से कहा, अरे इसे कैसे पहचानोगे? ये तो मेरा बेटा सुबोध है, सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। सनी ने हंसते हुए कहा, दादाजी आप बड़े मजाकिया हो। अरे 2 दिन पहले यही बच्चा तो हमारे गार्डन में खेल रहा था। सनी की ये बात सुनकर एक समय के लिए छाया और अनुपम एकदम शांत हो गए। फिर अनुपम ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं, 5-6 साल के सारे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं। इसको शायद वहम हो रहा है, भला मरा हुआ बच्चा वापस कैसे आ सकता है? पर अनुपम को क्या मालूम था कि वो बच्चा पिशाच बन के वापस आ चुका है और अब वो अग्रवाल परिवार से बदला लेना चाहता है। पर क्यों? ये सवाल छाया के दिमाग में भी चल रहा था। तभी सनी ने अनुपम से कहा, दादाजी आप मुझे शहर दिखाने का वादा किए थे, पर मैं जब से आया हूँ घर में ही बैठा हूँ। अनुपम ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो अभी घूम के आते हैं। अनुपम ने छाया को भी साथ चलने के लिए कहा, पर छाया ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे प्रदीप से मिलने जाना है, कल रात उनका एक्सीडेंट हुआ था। अनुपम को भी एक्सीडेंट के बारे में पता था, इसीलिए वो छाया की बात मान गए। छाया सनी को अनुपम के यहाँ छोड़कर अपने घर वापस चली गई। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी, पर छाया जब घर पहुँची तो ये क्या देखती है, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। इस समय तो घर की सारी बत्तियां जल चुकी होती हैं, पर आज ऐसा अंधेरा क्यों है? यही सब सोचते हुए छाया घर के तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम घर के दहलीज पे पड़े भी ना थे कि अचानक से एक लाश आसमान से नीचे उसके सामने आ गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि छाया को कोई प्रतिक्रिया देने का भी समय ना मिला। छाया एकदम सन्न हो गई। कुछ देर तक वो वहीं पर ही खड़ी रही और थोड़ी देर बाद जब वो पास जाके देखती है तो ये क्या, ये तो घर की नौकरानी है। छाया बिना देरी किए घर के अंदर मदद मांगने चली गई। तभी एक नौकर हाथ में चाकू लिए उसके सामने आ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। छाया डर के मारे पीछे हटने लगी और कहा, प्लीज हमें मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छाया की बातें सुनकर वो नौकर वहीं पर ही रुक गया और अपने ही हाथों में पकड़े चाकू से अपना ही गला हंसते हंसते काट लिया। ये दृश्य किसी भी साधारण मानसिकता वाले को हिला देने के लिए काफी था। छाया चिल्लाते हुए मीनाक्षी देवी के कमरे की तरफ भाग गई, पर जब वो कमरे के अंदर पहुंचती है तो वहां कोई नहीं था। छाया कमरे से निकलने ही वाली थी कि तभी उसको किसी की सिसकियों की आहट सुनाई दी। छाया पीछे पलटकर पलंग के दूसरे तरफ झांकने लगी। तभी वो क्या देखती है, मीनाक्षी देवी डरी सहमी एक कोने में बैठी है और उनके सामने वो प्रेत बच्चा उनको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है।
उस प्रेत को देख के मीनाक्षी देवी के हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी छाया ने चिल्ला के कहा, माँ जी, ये वही प्रेत है, बचिए। तभी उस प्रेत बच्चे ने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ के कहा, मेरी माँ को भूखा छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो, उन नौकरों को भी मैंने नहीं छोड़ा। अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आज तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। ये सुनकर छाया की हालत एकदम पतली हो गई। वो डर से एकदम थरथर कांपने लगी थी। तभी कोई बाहर से आवाज लगाते हुए घर के अंदर आया, छाया, कहाँ पे हो तुम? माँ, कहाँ हो तुम? ये आवाज तो रवि की थी। रवि की आवाज सुनते ही वो प्रेत बच्चा खुशी से नाच उठ और कहने लगा, आज बहुत सालों के बाद मैं रवि से मिलने वाला हूँ। इतने दिन से छुपा हुआ था, आज मेरे सामने आएगा। रवि चिल्लाते हुए मीनाक्षी देवी के कमरे में घुसता है और ये क्या देखता है, उसके सामने उसकी माँ और बीवी डरी सहमी जमीन पे बैठी हैं और सामने खड़ा है एक प्रेत बच्चा। उस प्रेत को देख के रवि एकदम शांत हो गया और मुंह से बस एक ही शब्द निकला, सुबोध। प्रेत बच्चा रवि को देख के हंसते हुए कहा, आखिर इतने सालों के बाद तुम मुझे मिल ही गए। बहुत ढूंढा तुम्हें, कहाँ छुपे थे तुम? पर कोई बात नहीं, ये अच्छा लगा कि तुम मुझे भूले नहीं। आखिर हम पक्के वाले यार जो हैं। यही कहकर वो रवि की तरफ एक झपट्टा मारने लगा, पर रवि को छूते ही उसका शरीर जलने लगा और वो नीचे गिर गया। आह आह, ये क्या? किसी ने तुम पे मंत्र बांध रखा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम्हें छू नहीं सकता। मुझसे दूर हटो रवि, मुझसे दूर हटो। रवि के कुछ समझने और संभलने से पहले ही उस प्रेत ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मैं वादा करता हूं, तुमसे जुड़ी हर प्यारी चीज मैं खत्म कर डालूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस इतना कह के ही वो प्रेत हवा बन गया। उस प्रेत के हवा बन के गायब होते ही मीनाक्षी देवी बेहोश हो गई। रवि और छाया एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। दोनों ही अपने सवालिया नजर से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। क्यों वो प्रेत इनके परिवार को मारना चाहता है? क्या दुश्मनी है उसका अग्रवाल परिवार से? क्यों वो रवि को नहीं छू पाता? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा खूनी कटोरे के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार और अलविदा। मित्रों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास किसी भी तरीके का सुझाव है तो दया करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कीजिए। धन्यवाद।